नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहां से मिल रही है। 24 दिसंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा हो गया है। बेटा ही पिता का कातिल निकला है। फावड़े से वार कर पिता की हत्या उसने की थी। पिता के जमीन बेचने की धमकी से बेटा नाराज था। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खुसरूपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। बेटा ही पिता का कातिल निकला। फावड़े से वार कर उसने पिता की हत्या की थी। के लोग उससे असंतुष्ट थे। वो अपने दोस्तों यारों के साथ रहना, परिवार को कोई खर्चा बर्चा न देना और वो खेत बेचने की भी बात कर रहा था, जिसके कारण उसके छोटे पुत्र ने असंतुष्ट होकर रात्रि में 21/22 की रात में फावड़े से उसकी हत्या कर दी थी। और उसके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया गया कि पिताजी इस तरह का कार्य कर रहे थे और खेत वगैरह बेचने की भी बात कर रहे थे और परिवार से अलग रह रहे थे और दिन भर वो अन्य लोगों के साथ रहते थे और परिवार पे कोई ध्यान नहीं देते थे। इन सब कारणों से उसके द्वारा घटना हो गई है। इसके संबंध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इधर बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक कॉलेज छात्रा को ड्रग तस्करों से कनेक्शन होने का डर दिखाकर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने उसे वीडियो कॉल कर केस की सीबीआई ईडी जांच चलने और तस्करों के नाम मिलने की धमकी दी, जिसके बाद ठगों ने उसे कुछ फर्जी दस्तावेज भी भेजे। इससे डरी सहमी छात्रा ने परिजनों से उधार लेकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब धोखाधड़ी की शिकार छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। में एक छात्रा से साइबर ठगी का मामला है, जिसमें एक अनजान नंबर से छात्रों को फोन करके मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड नंबर के आदि से करोड़ रुपए की ड्रग की डीलिंग हुई है के नाम से उसको डराया गया, जिसमें छात्रा से एक्सटॉर्ट करके उनसे लगभग 10 लाख रुपए की मांगी और छात्रा द्वारा अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे को मांग करके अनजान कालों के बताए नंबर पर डिपॉजिट किए गए। पुलिस के द्वारा इसमें रेंज थाने में पंजीबद्ध कर मामले की जांच में लिया गया है। इधर सिंगरौली जिले के विंध्यनगर इलाके में तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध कब्जेधारियों को बलपूर्वक हटा दिया गया। वहीं इस दौरान दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी प्रबंधन के इशारे पर शासन प्रशासन ने उसकी झोपड़ी को अवैध अतिक्रमण बताकर हटा दिया। महिला का कहना है कि उसे बार बार अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उसकी दुकान और झोपड़ी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अचानक कार्रवाई कर उसकी आजीविका और रहने का सहारा छीन लिया गया। चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पे नया अतिक्रमण जो कि अतिक्रमण नहीं है। आपको मैं दिखा दूं कि ये 2017 में हम लोगों ने आंदोलन किया था और इसके बाद एसडीएम सिंगरौली ये लेटर जारी करके इनको एनटीपीसी प्रबंधन को और ये दुकान की स्थापना कराई गई थी कि इसको यहाँ पे दुकान खोलने के लिए परमिशन दिया जाए। एक 4 लाइन की चिट्ठी वो आज लिख देगा अतिक्रमण वालों को हटा दिया जाए। और ये चिट्ठी किसने लिखी थी, ये किसकी चिट्ठी है, देखिए जरा साहब। और इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? आवेदक को गेट के बाहर उचित स्थान पर दुकान लगाए जाने की अनुमति बाबत ये है 2017 का। देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं आप कि 27 दिसंबर 2000 एसडीएम साहब ने एनटीपीसी प्रबंधन को ये कहा, इसके बाद जाकर के ये दुकान लगी थी और आज ये अतिक्रमण हो रहा 6 साल बाद। क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मेरे हाथों में फोड़े आ गए मेरे को। मैं व्हीलचेयर धक्का के इंदौर जैसे सिटी में मैंने पढ़ाई किया। माँ बाप को छोड़ के आज बुजुर्ग मेरे माँ बाप, मैं आज उनकी पालन पोषण कर रही हूँ 2 सालों से। 7 साल हो गया माँ को दवाई कराते हुए। आज क्या सरकार अंधी है? मतलब उसकी आंख में पट्टी पड़ी है। सरकार क्यों कहती है कि लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आज बेटी पढ़ के दर की ठोकरें खा रही है। क्यों भीख मांग रही है? आज मेरे को नौकरी दिलाओ, लिखित दे मेरे को, कलेक्टर सर आए। अब मेरे को क्यों झूठी अनुशासन दिए? मेरे को मार के हटाने, मेरे सर पे झोपड़ी गिराए।
मैं दुकान नहीं क्या दूंगी अपनी। कुछ नोटिस मिला था आपको? हाँ नोटिस मिला था, लेकिन डेट नहीं दी गई थी कि किस दिन हटाया जाएगा। कुछ विकल्प निकाला जा रहा है कि इसके अलावा कहीं पर आपको दुकान दिया जाएगा? नहीं ठीक है, दुकान दिया जाए, लेकिन कुछ है मेरे को क्या? नौकरी चाहिए। इधर ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमर सिंह माहौर की मौत के 2 हफ्ते बाद पुलिस को उनका सुसाइड नोट मिला। अमर सिंह की बेटी ने थाने पहुंचकर उनके हाथ से लिखा हुआ 4 पन्नों का सुसाइड नोट उन्हें सौंपा। इस नोट में अमर सिंह ने अपनी खुदकुशी के लिए संदीप सिंह चौहान पुत्र चंद्रभान सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में अमर सिंह ने 20 फरवरी 2023 को किए गए एक दस्तावेज की भी चर्चा की, जिसे संदीप सिंह चौहान ने नोटरी अटेस्ट कराया था। उनका कहना है कि ये धोखा और कपट था, जिसे संदीप और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर किया। अमर सिंह ने सुसाइड नोट में दोनों के खिलाफ पुलिस जांच की मांग की है। दिनांक 12/12/24 को अमर सिंह माहौर द्वारा उनके घर के ऊपर वाले कमरे में सुसाइड किया था फांसी लगा के, जिसमें उनके परिजनों द्वारा मर कायमी की गई थी। पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही कल दिनांक को उनकी पुत्री द्वारा एक सुसाइड नोट पुलिस को जब्त कराया है। पुलिस ने वो सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और आगे फॉरेंसिक से जाँच कराएंगे और जाँच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है इस मामले में क्या है? अभी चूँकि प्रथम दृष्टया कल ही प्राप्त हुआ है, तो उनके सभी पहलुओं पे अपन जांच कर रहे हैं कि जिससे स्थिति क्लियर हो। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तरहटी दूध मंडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। वीडियो में कुछ पुरुष और महिलाएं मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मामले में सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पड़ोसियों के बीच किसी विवाद को लेकर हाथापाई हुई है। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर जांच की जा रही है। ये तरहटी कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जिसमें 2 पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई और इसमें विवाद हुआ है और थाने में दोनों पक्षों द्वारा शिकायत की गई है। उक्त शिकायत पर से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र का मामला है और दोनों पक्षों द्वारा इसमें थाने में शिकायत दर्ज। इधर मध्य प्रदेश के सागर विधायक शैलेंद्र जैन और नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार सागर के पीटीसी ग्राउंड में आयोजित मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण संस्कृति की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उन्होंने बैलगाड़ी से मेले का भ्रमण किया। बैलगाड़ी चलाते हुए विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इधर बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के बिशुनपुर बेझा गांव में प्रेमी युगल के आत्महत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में परिजनों के शादी से इनकार करने पर प्रेमी और प्रेमिका ने घर के पास स्थित आम के बगीचे में एक साथ गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान दोनों के परिजन पोस्टमार्टम करने से इनकार करते रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी दोनों के परिजनों को थी, लेकिन गांव का मामला होने के कारण लड़के के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे परेशान प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। और अगली खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां पर जामताड़ा महाविद्यालय में पिछले 28 दिनों से लगातार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण ना ही छात्रों की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही विद्यालय से संबंधित कामकाज हो पा रहे हैं। दरअसल लगातार 28 दिनों से शिक्षकेतर कर्मचारी अपने 7वें वेतनमान एसीपी एनसीपी भुगतान की मांग को लेकर विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं।
इससे दुखी होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। कर्मचारियों के सचिव हैं और हम लोग मुख्य रूप से अपना जो डिमांड है एसीपी एमएससीपी का लाभ और 7वां वेतनमान जो कि बहुत दिन से लंबित है और वह अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग का एसीपी एमएससीपी का लाभ भी मिल रहा था, विश्वविद्यालय दे भी रहे थे, लेकिन सरकार का कोई चिट्ठी है न क्या है भगवान जाने। कॉलेज के जितने भी कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल पर बैठने के पश्चात इन लोगों ने कॉलेज में तालाबंदी किया हुआ है। इनका हड़ताल करने का मांग है कि इनका 7वां वेतन लागू नहीं किया गया है, जो कि एक जायज मांग है। तो कॉलेज में तालाबंदी होने के कारण जितने भी छात्र छात्रा हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो चाहे कोई भी काम हो, वो सारा काम बाधित। इधर जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर 25 लाख का नशीला इंजेक्शन और दवा बरामद की गई है। इसके साथ ही 5 मेडिकल और ऑटो पार्ट्स के दुकान को सील किया गया है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि क्षेत्र में मेडिकल दुकान से नशे का सामान बेचा जा रहा है, जिसके बाद एक बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल दुकान और ऑटो पार्ट दुकान के साथ साथ घर में भी बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थ बरामद किया गया है। पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा था कि जो कुछ आपराधिक घटनाएं जो भी घटित हुई उसमें जो अपराधकर्मी शामिल रहे हैं उनके वो नशे की हालत में उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, और जिसमें कि कई बार लिकर यानी कि शराब और कई बार जो है प्रतिबंधित जो मेडिसिन हैं उनका सेवन करके भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया और उस विशेष टीम ने जब इंटेलिजेंस कलेक्शन किया तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर या कह लें कि जो सेल करने वाला जो एक पॉइंट था वो जिसके ऊपर छापेमारी की गई जिन दुकानों में, उनका नाम सामने आया। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया जो पहले सादे लिबास में जिन लोगों ने जा करके वहाँ वेरीफाई किया तो पाया गया कि वो न केवल अपनी दवा दुकान से इस प्रकार की मेडिसिन, इस प्रकार के इंजेक्शन बेचता था, इस प्रकार के अपने घर में भी उसने अच्छा खासा स्टॉक किया हुआ था। इधर बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में बीएससी छात्र शिवम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि जयसिंह गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शिवम की बहन से प्रेम करता था और उसके घर भी आता जाता था। जब शिवम को इसका पता चला तो उसने इसका विरोध किया और जयसिंह को अपने घर आने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर जयसिंह ने शिवम की हत्या की साजिश रची। उसने शिवम को मिलने के लिए बुलाया, जहां दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान मौका पाकर आरोपी ने कुल्हाड़ी से शिवम के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। ये शिवम कुमार नामक युवक के संदर्भ में उसके गायब होने की 23 तारीख को एक सूचना थाना मसौली में प्राप्त होती है। इसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस जब इसमें घटना से छानबीन करती है तो पता चलता है कि मृतक की बहन से उसी के क्लास फेलो जिसका नाम जयसिंह गौतम है उसके अच्छे से बातचीत होती थी, अच्छे संबंध थे और एक तरीके से महसूस करता था कि वह बाधक बन रहा है शिवम। तो जयसिंह गौतम ने उसको अपने भरोसे में लिया, उसके घर आना जाना भी था। एक साथ इन लोगों ने शराब लेने के बाद इसको शराब पिलाने के बहाने एक फंक्शन के नाम पर बुलाया और वहाँ शराब पिलाया। इसके बाद मौका देखते इसने एक कुल्हाड़ी खरीदा था साहबपुर बाजार से, वहीं से इसने धार भी डलवाई थी, उसी से घातक प्रहार किया और फिर वो अपने जान बचाने के लिए तड़पड़ाया, लेकिन इसने घटना कारित करने के बाद वो नहर में चला गया। SDRF का भी सहयोग लिया गया, डेड बॉडी की रिकवरी की गई
और जय सिंह को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इसमें फील्ड यूनिट, सर्विलांस सेल, एसओजी सबका बड़ा सक्रिय योगदान रहा है। थाना प्रभारी मसौली के नेतृत्व में समन्वित रूप में सारी टीमों को एक करके ये खुलासा हुआ है। एक अज्ञात का मैटर था और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो ये अभियुक्त है ये अभी मृतक के परिजनों के साथ साथ इसकी तलाश में लगा रहा है, लेकिन सारे तथ्यों को देखने के बाद पता चला, फिर इनकी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज की नई एसपी अंकिता शर्मा ने पुलिस कार्यालय सभागार में पत्रकारों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले के अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य किया जाएगा। महिला और बाल संबंधी अपराधों को प्रमुखता दी जाएगी। जुआ, सट्टा, अवैध शराब, गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने वालों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगठित गिरोह की चेन तोड़ी जाएगी। कासगंज पुलिस में पहले भी अच्छा कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर बेहतर कार्य किया जाएगा। अभी रिसेंटली एज एसपी कासगंज ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुलिस विभाग के द्वारा सारी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें महिला एवं बाल संबंधी अपराध को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। एवं इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि गौकशी या फिर अवैध शराब की बिक्री या फिर मादक पदार्थों की बिक्री, उस पर भी उसके प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस के द्वारा प्राथमिकता से काम किया जाएगा। इधर लखनऊ मंडल कमिश्नर और आईजी जोन ने रायबरेली में प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंचायत राज विभाग और सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। दरअसल सरकार ने कुंभ के दौरान होल्डिंग एरिया समेत रोड पर लाइट, पानी और यात्रियों के रुकने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए डीएम और एसपी ने जिले भर के अधिकारियों के साथ आईजी और कमिश्नर के यहां हो रही तैयारियों की जानकारी दी। हाँ, हम लोग कुंभ के लिए जो जनपद की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा संयुक्त रूप से आईजी साहब और मेरे द्वारा किया जा रहा है। सभी जो इससे जुड़े विभाग हैं, जैसे एनएचएआई है, पीडब्ल्यूडी है, बीपीआरओ, स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक, पुलिस प्रशासन, सबकी तरफ से क्या क्या किया जा रहा है उसको देखा, संतोषजनक स्थिति में है। रायबरेली से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां यहां पर तेज कर दी गई हैं। लखनऊ मंडल कमिश्नर ने महत्वपूर्ण बैठक ली है। प्रयास कर रहे हैं कि लोकल जो लोग हैं उनके माध्यम से भंडारे वगैरह भी लगवाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।